नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते 2.5 साल से दुनिया एक बड़े युद्ध को देख रही है। ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है और बीते 2.5 सालों में इस युद्ध को लेकर दुनिया में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है। इस युद्ध को कैसे रुकवाएं, उसको लेकर पूरी दुनिया हमेशा चिंतित रही है। लेकिन इस चिंता के बीच भारत की तरफ से हमेशा ये प्रयास हुए हैं कि कैसे इस युद्ध को रोका जाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये कह चुके हैं, ये युद्ध का दौर नहीं है, ये युद्ध का समय नहीं है। और भारत अकेला ऐसा देश है, भारत के प्रधानमंत्री अकेले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो दोनों ही देशों में, यानी युद्ध जब हो रहा था तो दोनों ही देशों में जिन्होंने जाकर दौरा किया और दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उन्होंने 1-to-1 संवाद किया। आपको अच्छी तरह से याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में वो 5 जुलाई को रूस गए थे। राष्ट्रपति पुतिन से उनकी 5 घंटे तक मुलाकात हुई और उसके बाद अगस्त के महीने में वो 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचे। कीव में उनकी जेलेंस्की के साथ लंबी बातचीत हुई और दोनों ही जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह युद्ध काल नहीं है बल्कि शांति का समय है। दुनिया को युद्ध की नहीं, शांति की जरूरत है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार शांति की बात करते थे तो भारत में ही बहुत सारे लोग इसको लेकर मजाक भी उड़ाते थे। वो कहते थे कि भारत के प्रयास कितने रंग लाएंगे, भारत के प्रयास नाकाफी हैं और तमाम तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं कहा जा सकता है कि ट्रोल भी किया जाता था। लेकिन अब जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर एक बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने स्वीकारा है कि वो इस युद्ध को खत्म करके शांति के लिए वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं और इसके लिए उन्होंने 3 देशों के नाम सुझाए। उन्होंने कहा कि ये जो अगर शांति के लिए वार्ता होती है तो 3 देश इसमें अहम हो सकते हैं, जिसमें एक देश भारत भी है। भारत के अलावा चीन और ब्राजील की भी उन्होंने बात करी, लेकिन खास तौर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर से जिक्र किया और भरोसा जताया कि भारत जो है इस शांति वार्ता में एक अहम भूमिका निभा सकता है। आज दो टूक में हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर भारत पर इतना यकीन लोग कर रहे हैं, अगर भारत से उम्मीद लोग लगा रहे हैं, तो भारत इस शांति वार्ता को कैसे आगे बढ़ा सकता है। सवाल यह भी है कि जो लोग कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात के लिए मजाक बना रहे थे, आज तो ये दिख गया कि मोदी हैं तो मुमकिन है, शांति भी मुमकिन है विश्व में। तो आज दो टूक में इसी सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, थोड़ा सा आपको मैं पलटकर कुछ आपको दृश्य दिखाता हूं। ये वॉर जब चल रही थी, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से पुतिन से मिले और किस तरह से वो यूक्रेन गए, कीव गए और वहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर कहते रहे हैं, ये सुनिए। उसके बाद आज की इस डिबेट, आज की इस चर्चा को शुरू करेंगे। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं।
शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासीबा। तो युद्ध में शांति की आस क्या रंग ला रहे हैं नरेंद्र मोदी के प्रयास, आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि 2.5 साल के युद्ध में पहली बार राष्ट्रपति पुतिन ने ये बात कहा है कि ये बात उन्होंने स्वीकार की है कि वो शांति के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं और इसमें भारत की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। इस सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 3 मेहमान जो हैं जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। मेरे साथ दूसरे मेहमान डॉक्टर उदित राज हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। मेरे साथ अम्बेसडर दीपक वोरा हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या ये जो पुतिन ने कहा है, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, क्या इसमें भारत की एक बड़ी भूमिका साफ तौर पर दिखती है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही, जब से युद्ध चल रहा है, वो हमेशा फोन पर भी संपर्क में रहते थे, बाइडेन से संपर्क में रहते थे, पुतिन जेलेंस्की के साथ संपर्क में रहते थे, और अब पुतिन की यह स्वीकारोक्ति, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो बात कही है वो इस 2.5 साल से चल रहे युद्ध में एक आशा की किरण के रूप में दिखाई पड़ा और प्रधानमंत्री जी की तरफ से पिछले केवल 1-2 महीने में, या यूँ कहूँ चंद हफ्तों में, लोगों ने देखा कि वो रूस भी गए। पुतिन ने उनको अपने निजी आवास में जिस ढंग से उनकी आवभगत की, पुतिन के साथ गले मिलते हुए तस्वीर और जेलेंस्की के साथ भी गले मिलते थे। मेरे विचार से इस विषय में कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं है जो दोनों को एक साथ, और वो भी केवल चंद हफ्ते के डिफरेंस के ऊपर, यह दिखा सके। यह दर्शाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्वीकार्यता आज किस डायमेंशन तक पहुंची। और ये अशोक जी ऐसे अनायास नहीं हुआ। इससे पहले आप याद करिए, जब यमन में लड़ाई हो रही थी, ये बात तो मोदी 1 सरकार की है, तो यमन की सरकार और वहां के जो रिबेल लड़ाके थे वो 2 घंटे का सीज फायर करते थे सिर्फ भारत के जहाज को जाने देंगे, और हमने अपने ही नागरिकों को नहीं निकाला, 19 देशों के नागरिकों को निकाला, और जिसमें हमारे अगल बगल वाले पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश ही नहीं थे, इसमें यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोगों को भी निकाला। दूसरा, आप देखिए, मोदी जी संभवतः विश्व के इकलौते राष्ट्राध्यक्ष होंगे जिसको फिलिस्तीन ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, और बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि मेरे प्रिय मित्र। मेरे विचार से भारत इस समय इकलौता देश है जिसे रशिया ने अपना S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम दिया है, जो रशिया ने किसी को नहीं दिया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम क्वाड के मेंबर हैं। और हम इकलौते देश हैं जिसको अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन देने का समझौता किया है, जो उसने नेटो के बाहर किसी को नहीं दिया। और मोदी जी संभवतः भारत के इकलौते प्रधानमंत्री जिनको आधा दर्जन से अधिक देशों, मुस्लिम देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मैं इस बात को इम्फेसाइज करके कहना चाहता हूं, आग्रहपूर्वक, कि मुस्लिम देशों के। तो जो आज दिखाई पड़ रहा है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व कूटनीतिक दक्षता, एग्जेम्पलरी डिप्लोमेटिक डेक्स्ट्रेसी, जिससे आज भारत एक नए मुकाम पे पहुंचा है, वो मोदी जी के व्यक्तित्व के रूप में दिखाई पड़ रही है। और मैं ये कह सकता हूं, जैसे 3 लोगों का नाम लिया, ब्राजील, भारत और चाइना। अब मानी हुई बात है कि चाइना के ऊपर तो यूक्रेन तो बात की टेबल पे आने की संभावना बहुत कम है। अब अगर आप देखें ब्राजील के संदर्भ में उनकी अपनी कुछ समस्याएं और प्रभावकता की बात भी है, तो अगर आप बाई प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी देखें तो मोदी जी अपने आप उभर के सामने आते हैं कि वो इसमें एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। और हम ये भी कहना चाहेंगे, सिर्फ मोदी जी इकलौते राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें पुतिन ने भी अपने निजी आवास में आवभगत की
और स्टेट डिनर व्हाइट हाउस में भी मिला है। ऐसा आपको कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि अमेरिका कहे इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई और रशिया कहे इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई। मुझे लगता है कि हमारा मतलब एक लाइन में कहूं, मोदी जी ने अपने समय में आके कूटनीति की दिशा जानते क्या तय की? दीपक जी बैठे हुए हैं, ये इस विषय के विशेषज्ञ हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। और मुझे लगता है जिस दौर में ये सर्विस करते होंगे उस समय भारत की विदेश नीति थी हम किसी के साथ नहीं, ठीक। अब हमारी नीति है सब हमारे साथ, हम किसी के साथ नहीं, हम और सब आज है हमारे कि सब हमारे साथ। ये परिवर्तन या यूं कहूं युगांतर मोदी जी के नेतृत्व में दिखा है। आपने इंपॉर्टेंट बात की, लेकिन जो आपने कहा इसमें देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने रूस और अमेरिका का जिक्र किया, लेकिन ये जब से 2.5 साल से वॉर चल रही है, कोई भी किसी विश्व का कोई नेता जो है दोनों देशों में गया हो और इतने कम अंतराल पे गया हो, वो पुतिन जब से मिलते हैं तो पुतिन जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाड़ी में बैठाते हैं और स्टीयरिंग संभालते हैं। जब वो जेलेंस्की से मिलते हैं तो जेलेंस्की के कंधे पर भरोसे का हाथ रखते हैं, और जिस तरह से, तो ऐसा बड़ा रेयरली दिखने को मिलता है। और रेयरली क्या मतलब, इस तरह से युद्ध काल में तो ऐसा हमने देखा नहीं। पर सवाल ये है कि डॉक्टर उदित राज, क्या विपक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वीकार्यता विश्व में बढ़ी है, दुनिया में बढ़ी है, दुनिया जिस तरह से उनको एक शांति के मसीहा के रूप में देख रहा है, क्या विपक्ष जो है इसको स्वीकार कर रहा है? क्योंकि जिस तरह के विपक्ष की ओर से अक्सर बयान आते हैं, और खास करके वैश्विक मोर्चे पर जिस तरह के बयान आते हैं, उससे लगता है कि विपक्ष ये भूमिका को स्वीकार नहीं कर पा रहा है या हजम नहीं कर पा रहा है। देखिए, विपक्ष कंस्ट्रक्टिव है, और समरकंद में जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई, उसके बाद यहाँ की मीडिया ने कहा कि पुतिन को मोदी जी ने कह दिया वार रुक गया है, जबकि पुतिन मॉस्को पहुँचते पहुँचते 3 लाख मोर आर्मी का रिक्रूटमेंट का ऑर्डर कर दिया और अग्रेसिव अटैक करने की बात कही। तो इतना झूठ बोला जाता है कि मोदी जी ने वार रुकवा दिया। अगर इतनी स्वीकार्यता है तो जब अफगानिस्तान में ट्रांसफ़र हो रहा था, पावर ट्रांसफ़र हो रही थी तालिबान में, भारत स्टेक होल्डर नहीं था, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है? अगर इतनी स्वीकार्यता है तो बांग्लादेश में ISI और अमेरिकन कहा जाता है कि अमेरिका का भी हाथ है, मैं मतलब जो न्यूज़ में है, यहाँ पर सत्ता पलट जाता है, वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं को बचा नहीं पा रहे हैं, इतनी स्वीकारता है। और नेपाल बॉर्डर, नेपाल भी आंख दिखाने लगा, हमारी ज़मीन को कब्जा करने की बात करता। चाइना ने क्या किया है? अगर स्वीकार्यता है तो डोकलम में क्या किया, इनक्रोच किया, हमारे लैंड को किया। अरुणाचल प्रदेश में खुद बीजेपी की MP ने संसद में बोला कि हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया। लद्दाख की क्या हालत हुआ है? केवल शब्दों से। एक बात है, सुधांशु जी और मैं देखता हूँ अक्सर बीजेपी वाले कि प्रधानमंत्री का स्वागत बहुत हुआ, बड़ा स्वागत हुआ। अरे भाई, ये इंटरनेशनल जेस्चर है। वो तो मतलब राजीव गांधी जी गए थे तो रेगन छाता लेकर के उनके लिए कर रहे हैं, तो मैं उसको कहूँगा कि हमें मिला क्या, ये चीज़ है। अरे स्वागत किया, गले लगाए, ये क्या बच्चों वाली बात है भाई? अरे देश को मिला क्या? ये तो जेस्चर है, होता ही है। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की भाषा है। खाना बड़ा अच्छा दिया, अपने घर में स्वागत किया, व्हाट इज दिस? अरे मूर्ख बनाया जाता है देश के। ब्रह्मोस मिसाइल हमें मिली 71 में इंडो रसा ट्रीटी में, वो हमारे लिए उससे बड़ा माइलस्टोन क्या हो सकता? जहाँ S-400 की बात है, पहले की बात है। सुखोई हमसे रसिया से हमें मिला, कौन सी बड़ी बात है इस मामले में भाई? आप अगर पास्ट में चले जाएं तो जितना आर्म्स एड रसिया से मिला हमें, आज के मुकाबले में क्या होगा? अब आते हैं चीन, अब रूस आते हैं। रूस आइसोलेशन फेस कर रहा है, उसका तेल खरीदने कोई तैयार नहीं हो रहा। तेल हम खरीद रहे हैं, और तेल सस्ता से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, देश की जनता को लाभ दे रहे हैं उसका, बल्कि अडानी अंबानी उससे मजबूत हो रहे हैं। तो कौन सा फायदा हो रहा है भाई? दूसरी बात है कि हमारे लोग लगभग 100 ऐसे भारतीय हैं जिनको और रूस की सेना में भर्ती कर दिया गया, और 4-5 तो मार दिए गए। तो ये भी एक बात है। तो भैया अचीवमेंट क्या हुआ? ये मतलब ये तो
कान मेरे सुनते सुनते पक गए। बड़ा अभूतपूर्व अभिवादन हुआ, उनको पुरस्कार मिल गया। अरे भैया, देश को क्या मिला? टेक्नोलॉजी मिली कि हमें मतलब कोई फ़ायदा मिला कि हमें जॉब वहाँ उन्होंने ऑफर किया कोई, या कमर्शियल ट्रीटी हुई। अब मनमोहन सिंह जाते थे विदेश, पता तक नहीं लगता था, आते थे पता तक नहीं लगता था, अखबार में आ जाता था कि ए ठोस काम करके आए। यहाँ केवल हंगामा, केवल मीडिया में मोदी मोदी यही लगा के रहे। व्हाट इज दिस? एक जेस्चर है, पुतिन ने ऑफर किया है, चाइना को भी किया है, ब्राजील को भी किया है। आपके बगल में अफगानिस्तान में वहाँ सत्ता स्थानांतरण हो गया, आपको पूछा तक नहीं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? जेस्चर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जेस्चर नहीं है, उन्होंने 3 देशों का। अरे क्या बात है, पहले भी जेस्चर ऐसे होता था। कोई राष्ट्रपति जाता जेस्चर नहीं, रेड कारपेट वेलकम नहीं था, खाना नहीं खिलाते, गले नहीं लगाते, अपने घर में नहीं बुलाते। वेलकम की बात नहीं कर रहा मैं, उस स्वागत समारोह की बात नहीं कर रहा मैं। वो कह रहा हूँ कि जो पुतिन ने कहा, स्वागत है, स्वागत है। अरे पहले भी होता था भाई, पहले भी होता था, होता रहेगा आगे। ये इंटरनेशनल जेस्चर है। उदित राज जी प्रबुद्ध पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझे लगता है अपोजिशन का रिप्रेजेंटेशन करते हुए कम से कम फैक्टों से उनको ध्यान रखना चाहिए। मैंने तो बताया, बिल्कुल मेरे करेक्ट हैं। आपने तो कोई फैक्ट बोला ही नहीं सर। सारे फैक्ट्स बोला। अब मैं आपको फैक्ट बोला। 1971 का जो इंडो राशन ट्रीटी है, जिससे ब्रह्मोस मिसाइल मिला, हमारी आर्मी 45 हुई, गलत है फैक्ट्स। अब मैं आपको बात बताता हूं। अफगानिस्तान में उनको काउंटर करने दीजिए। अब पहले मैं बता देता हूं, पलट हो गया, हिंदू काउंटर करने दे। पहले आप ये सर रिपीट कर रहे हैं, सारी बात आप रिपीट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं, हमने तो बोला S-400 प्रीडेटर ड्रोन दोनों हमने भी लिए, ये ऐसे हवा में आ गए। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। दूसरी अगर बात सोचिए, अभी भारत, यूरोप और UAE के बीच में ये कॉरिडोर बनने का तय हुआ। इससे तो भारत की अर्थव्यवस्था में भारी सुधार आएगा, ये तो फैक्ट है, इसमें तो कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। लास्ट ईयर G20 हुई, उसके नेक्स्ट डे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा रुके भारत में, क्या करने के लिए? बिजनेस पे बात करने के लिए। इसमें तो कोई वो बात नहीं है। ये बताइए, एप्पल ने अपनी फैक्ट्री चाइना के बाहर अगर किसी एक में खोली, इसी मोदी जी के रिजीम में, तो भारत में खोली। ये मिलता हुआ थोड़ी दिखाई पड़ रहा है, ये तो ऐसे सब हवा में दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, ठीक है सबका विरोध रहता है, पर विपक्ष ने, जब हम विपक्ष में थे, हमने विदेश नीति के मुद्दे के ऊपर कभी राजनीति नहीं की। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1995 में जेनेवा में पाकिस्तान नरसिम्हा राव सरकार के विरुद्ध कश्मीर को लेकर प्रस्ताव ला रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। हमारे घनघोर मतभेद थे कांग्रेस से, पर जेनेवा की धरती पर वहां की सरकार का समर्थन किया और श्रेय भी नरसिम्हा राव सरकार को दिया, घर में आकर लड़ाई लड़ी। मगर यहां राहुल गांधी जाके विदेश में क्या बोलते हैं? आई एम एस्टोनिश्ड दैट द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट। मतलब आप सीधे जाके मदद मांगते हैं। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जाके पाकिस्तान में कहते हैं कि साहब वो मोदी को हटाना पड़ेगा। और अभी के चुनाव में बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में शशि थरूर आर्टिकल लिखते हैं, बांग्लादेश के अखबार में मोदी हैज टू गो। और मैं अंत में एक और बात कह दूं सर, 70 के दशक में आपने बात कही थी, तो 70 के दशक में हमें उससे कुछ मिल रहा था या हम क्या दे रहे थे, इसके लिए मित्रोकिन्स आर्काइव, KGB एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए, समझ में आएगा भारत का सिस्टम किस ढंग से कम्युनिस्टों के एक तरीके से गिरवी हो गया था KGB के साथ। और बता दूं, येवेग्ला एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट्स पढ़ लीजिएगा, आंखें खुल जाएंगी। यूरी बेजमेनेव जो 60 और 70 के दशक में पत्रकार के रूप में रहता था, दीपक जी जरूर जानते होंगे, उसने कैनेडियन टीवी को जो इंटरव्यू दिया है, भाई साहब सारी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसको आप डिप्लोमेटिक, आपने सब गिरवी रख दिया था, संविधान में संशोधन करके सेकुलरी नहीं सोशलिस्ट शब्द भी जोड़ दिया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि सब, उसमें तो ये तक लिखा हुआ है, आरोप है कि कांग्रेस पार्टी को पैसे आते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसमें लिखा है कांग्रेस पार्टी को मुकदमा दर्ज करना चाहिए उनके ऊपर कि आपने कैसे कहा है। और अभी हाल ही के दौर में भूल गए सर, नटवर सिंह को क्यों इस्तीफा देना पड़ा था? सद्दाम हुसैन से पैसे आ रहे थे।
अभी नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के लिए लिखा है कि अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था हमारी सरकार में कि वो नहीं चाहते थे मैं विदेश मंत्री बनूं। अब बताइए, ये तो वन लाइफ इज नॉट एनफ रिटन बाय नटवर सिंह हु वाज फॉरेन मिनिस्टर इन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट एंड वेरी क्लोज टू सोनिया गांधी। तो सर बहुत सारी चीजें ये लिखत पढ़त में मैंने सारे फैक्ट बोले। मैं इस डिबेट को एक बार फिर उस बिंदु पे लाता हूं। मैं आ रहा हूं उदित जी, लेकिन मैं उस बिंदु पर ला रहा हूं। देखिए, आप दोनों प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, आप दोनों अगर इस विषय को जो आप ब्रॉडर करेंगे तो बहुत ब्रॉडर हो जाएगा। हम 1975 1947 तक पहुंच सकते हैं, भारत की विदेश नीति की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, दो तीन चीजें अभी उदित राज जी आपने कहा कि भाई ये तो जेस्चर है। ये जेस्चर नहीं हो सकता सर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मेरी बात मैं बता रहा हूं, जब राजीव जो गांधी जी जाते थे ना मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर। नहीं डॉक्टर उदित राज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि वो जाते थे स्वागत में। सर मैं स्वागत कैसे ट्रीट किया गांधी को मिल क्या रहा है? नहीं सर, मैं उसी बात क्या दिया? नहीं मैं आ रहा हूं सर। मैं नहीं उदित राज जी, डॉक्टर गले लगा। अरे उदित जी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं तो उस पर डिबेट भी नहीं कर रहा हूं। वो छोड़ दीजिए ना, उनकी बातों को जवाब देना चाहता हूं। आप बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन मेरा पहले सवाल तो मैं कह रहा हूं, मैं तो उसमें जा ही नहीं रहा कि कैसे स्वागत होता था, क्या नहीं होता, वो छोड़ दीजिए। और मैं यहां पे अपनी बात नहीं लेना चाहता। आप तीन बड़े मेहमान हैं। मैं खुद 3 प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने विदेश दौरे किए हैं, अटल जी के साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ। मैंने बहुत करीब से देखा है कि कैसे चीजें बदली हैं, लेकिन वो आज का विषय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, हमने इस युद्ध काल में 18,000 लोगों को युद्ध के बीच से निकाला है सर। ये फैक्ट है ना। एक एरिया दिया गया कि जिसमें भारत के लोग निकल सके और पाकिस्तान के नागरिक भी निकले उसमें। दूसरी बात यह भी तय है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, पुतिन ने कहा कि वो कोई हमला नहीं करेंगे, और उस दिन कोई गोलीबारी नहीं हुई। ये मीडिया में आया कि ये इसको लेकर काउंटर किया, लेकिन मैंने फैक्ट चेक किया, जो गोलीबारी हुई प्रधानमंत्री निकले उसके बाद रात को रूस ने, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री कहीं वार रुकवा दिया। मैं आ रहा हूं उस पे, वॉर रुकवा दिया। वॉर 3 लाख आर्मी के रिक्रूटमेंट का बयान, सुनिए तो सही सर, मेरी बात सुनिए। मैं उस पर भी, मैं वॉर रुकवा दिया की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि अगर भारत एक प्रयास कर रहा है और वो प्रयास रंग ला रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष को, क्योंकि ये तो भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है ना, विपक्ष को भी इसमें स्वीकार करना चाहिए कि भाई अगर भारत के प्रयासों से दुनिया में शांति आ सकती है तो ठीक है। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो भारत को जो श्रेय मिलेगा प्रधानमंत्री को मिलेगा, उसमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए विपक्ष को? उदित राज जी, अरे भाई एक बात है, प्रधानमंत्री जी जा करके हमारे देश के हर जगह बदनामी करते। 40 साल तक कोई यहाँ नहीं पहुंचा, 30 साल तक यहाँ कोई नहीं पहुंचा। मेरा विषय नहीं है सर। प्रधानमंत्री ऐसा क्या है भाई? आप जाके भारत की आपकी बुराई करते हैं, वहां पर जाकर के भारत में भ्रष्टाचार है, भारत में कोई पहुंचा नहीं, मैं पहुंचा हूं। किसकी बदनामी कर रहे हैं? देश की बदनामी कर रहे हैं ना आप। सर मैं फिर विषय पर आ रहा हूं, तो मैं विषय पर बात कर रहा हूं। मैं स्पेसिफिक कह रहा हूं, मैं कोई बात होती है कोई। अरे सुनिए ना, मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए भाषण कौन क्या दे रहा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने कहा जेस्चर है, ये जेस्चर नहीं है सर। तो इजराइल और मंगोलिया में कोई गया हो आपको प्रधानमंत्री नाम बता दीजिए। आप ये बताइए। अरे यूक्रेन में कौन गया सर? यूक्रेन में भी तो पहली बार 192-93 देश है, सब में पहुंच गए, हर शहरों में पहुंच गए। कल दूसरा प्रधानमंत्री आकर के पीटर्सबर्ग में जाएगा कि यहाँ पर नहीं, फिर मोदी जी के बारे में नहीं कहेगा। उदित राज जी, मैं एक उदित राज जी, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक मिनट उदित राज जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल है, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से पुतिन ने जो कहा, पहली बार 2.5 साल में पहली बार वो टेबल पर आने के लिए तैयार हुए, और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दोनों देशों के संपर्क में थे और पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो दोनों देशों में गए, जो दोनों देशों में 5-5 घंटे 4-4 घंटे 1-to-1 बातचीत की। उसके बाद ये परिणाम अगर सामने आ रहे हैं कि पुतिन कह रहे हैं कि मैं बातचीत की टेबल पे, तो इसको तो स्वीकार किया जाना चाहिए। ये तो भारत की एक तरह की उपलब्धि मानी जानी चाहिए ना, उससे क्यों परहेज? बिल्कुल, हम उपलब्धि, हमारे देश का सम्मान हो, प्रधानमंत्री जी का सम्मान हो, हमारा सम्मान होता, लेकिन ये झूठ बोलना कि वार को रुकवा दिया, ये गलत बात है। दूसरी बात है कि मोदी जी जाके विदेश की धरती में भारत की बदनामी करते, कोई और नहीं आया, मैं आया हूँ। कल दूसरा प्रधानमंत्री आएगा इनके जगह पर और सेंट पीटर्सबर्ग या क्रीमिया पहुँच जाए, क्रीमिया में कोई नहीं आया, मैं पहले बार आया, ये कोई बात होती है? अगर बहुत वैश्विक इनकी छाप है तो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, उसको रोक दो भाई, बगल में इजराइल हमास का रोक है, आप उसको रोक दीजिए। अब इतना इनकी सभी बात मान रहे हैं, कहीं रुका है? मणिपुर में रोक दीजिए भाई, अपने देश के अंदर मणिपुर में आज भी खून खराबा हो रहा है, आज भी कल ही परसों बम फेंका गया, मिनिस्टर अपने घर में रोक तो दीजिए भाई।
वायलेंस तो अपने घर में रोकिए, यहीं यहीं मान लें इनको। सुधांशु जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं समय लूंगा। दीपक जी, 2-3 लाइन में बोलता हूं। इन्होंने कहा किसी भी चले गए, इजराइल किसी भी देश है जहां आज तक कोई नहीं गया। दूसरा, उदित राज जी से मैं कहना चाहता हूं, मंगोलिया को आप किसी भी देश कह रहे हैं। आपको पता, जब मंगोलिया गए तो वहां के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को प्रेजेंट क्या किया? उन्होंने एक घोड़ा प्रेजेंट किया। उस घोड़े का नाम क्या था? कनथक। कनथक किसके? आप तो बौद्ध हैं, भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कनथक था, जो वहां की पार्लियामेंट के ऊपर लगा हुआ है। हमारा इतना गहरा सांस्कृतिक संबंध जिस देश से है, उस देश में जाए गए नहीं वो तो अलग बात है, कह रहे हैं कहलानी जगह चले जाएंगे ढिमाके। और आपने कहा वॉर रुकवा दिया। अरे आप लोगों ने तो वॉर जीती, हमारी फौज जंग के मैदान पे सब कुछ कूटनीति की टेबल पर हरवा दिया। जिसे एक लाइन मैं पूछना चाहता हूं, एक लाइन सिर्फ, 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। चलो जे पीओके नहीं ले पाए अलग बात है, वो 54 प्रिजनर ऑफ वॉर जो पाकिस्तान में थे वो क्यों नहीं छुड़वाए गए? कभी जाके पढ़िएगा, वर्ल्ड की आर्काइव में समझ में आएगा। तो एक लाइन में इनकी विदेश नीति को कह दूं, चीन छीन देश का गुलाब ले गया। चीन के धोखे के चक्कर में तो नेहरू जी चले गए, और ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। ओके, मैं जरा मैं अम्बेसडर दीपक। संसद में अमित शाह जी ने कहा कि अक्साई के लिए हम जान दे देंगे। कब जान देंगे या अक्साई कब ले लेंगे, ये बता दें। अरे संसद में 5 साल पहले का बयान है, आपको पता है? अरे नहीं, उन्होंने बोला है भाई, लिखित में उन्होंने बोला है। और क्या? जब सामर्थ्य होगी करके दिखाएंगे। अभी तो धारा 370 फिर विषयांतर हो रहा है, फिर विषयांतर हो रहा है। सुनिए, उन्होंने अक्साई चीन पर कहा, उन्होंने 370 भी कहा था। जैसे 370 हट गई, वैसे अक्साई चीन भी आ जाएगी। वो ये नहीं कहा अक्साई चीन पे यहाँ पे बादल बाल नहीं उठे। ले लो भाई, ये बंजर है, ये नेहरू का पार्लियामेंट में दिया गया बयान है। जो बंजर जमीन है उस पर कुछ नहीं होता। मुझे गंभीरता के साथ सर एक मिनट मुझे अम्बेसडर एक लास्ट देखिए, नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत हम सभी देश हमें मानता है, और इसके तहत ही उसी सिद्धांत के ऊपर पंचशील सिद्धांत, नॉन अलाइनमेंट वही आधार है जो जिसके वजह से मोदी जी रसिया भी जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं। ये जो भारत की जो हमारी डिप्लोमेसी है या विदेश नीति है, ये फाउंडेशन नेहरू जी ने डाली थी, और इतनी मजबूत फाउंडेशन है, इतनी मजबूत कि ये चाह करके भी नहीं तोड़ पाएंगे, और ये बना तो सकते ही नहीं। सुनिए, ये आजादी के बाद नेहरू जी कहे कि हम तो फाउंडेशन बना रहे हैं नॉन अलाइन मूवमेंट की। अब देखिए दिखाना क्या होता है, मैं बता रहा हूं सर, पूरी बात फैक्ट सुन ले। उसके बाद भारत की आजादी के बाद 2 साल तक हमारा आर्मी चीफ ब्रिटिश रहा। 1949 तक फ्रांसिस राय ट्रांजिशन में होता है, सर ट्रांजिशन है, पूरी बात अमेरिका में, कृपया पाकिस्तान मत बोलिए सर। पाकिस्तान अब सुनिए, 1951 में नॉन अलाइन बना, उस समय हमारा एयरफोर्स चीफ ब्रिटिश था 1954 तक गेराल्ड गिब्स, और हमारा नेवी चीफ 1958 तक था स्टीफन कार्लाइल। क्या बात कर रहे हैं, फौज की कमांड इंग्लैंड के हाथ में और नॉन अलाइन मूवमेंट। ये होता है नाटक। फौज की कमांड इंग्लैंड के हाथ में है और हम नॉन अलाइन। मुझे दीपक जी, प्लीज मुझे दीपक जी को लाने दीजिए, और मैं फिर दोबारा विषय पर आ रहा हूं। सुनिए सर एक बार मुझे प्लीज दीपक जी को लाने दीजिए, और विषय पर मैं देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, हम ये इतनी हल्की बात नहीं है कि हम जो कुछ रशिया ने कहा 2.5 साल में, तो आज तक कभी रशिया ने नहीं कहा था। और मैं एक और बात यहां पर, अम्बेसडर दीपक, इससे पहले आप कहें, मैं एक बात और दर्शकों की जानकारी में, ये भारत के मीडिया ने नहीं कहा। भारत में तो अक्सर लोग एक नैरेटिव गढ़ देते हैं कि देखो भारत के मीडिया ने कहा, गोदी मीडिया ने कहा, ये वो, लेकिन ये अमेरिका के मीडिया ने कहा कि रूस जो है परमाणु अटैक करने वाला था, और भारत के प्रयास से, मोदी के प्रयास से, नरेंद्र मोदी के बाद प्रयास से रूस ने अमेरिका ने संपर्क किया रूस के मित्र देशों से, और उसके बाद वो अगर परमाणु अटैक नहीं हुआ तो उसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को स्वीकार रहा है। ये अमेरिका का मीडिया स्वीकार कर रहा है, भारत के किसी मीडिया में खबर नहीं आई। क्या हम इसको सिर्फ जेस्चर कह सकते हैं जो डॉक्टर उदित राज ने कहा? मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मेरा अम्बेसडर जी। हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। जब भी अपनी माँ की गोद में आता हूँ, 54 साल पहले मैंने दूरदर्शन में अपना पहला प्रोग्राम किया था,
सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत सीखता हूँ। हमारे जो दो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे, डॉक्टर उदित राज को बहुत समय से जानता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, त्रिवेदी साहब तो बहुत माने हुए प्रवक्ता हैं। सो थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग मी। सर, आपका जो ये प्रश्न है कि हम कहाँ पे हैं और कूटनीति में क्या हो रहा है, मुझे 51 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग, 73 साल की मेरी उम्र है। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, आज 6 फुट 8 इंच का है, बिकॉज आज जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में सर, सब लोग भारत की जय जयकार करते हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में हमने एक वर्चुअल समिट किया था, 123 देश ऑफ द ग्लोबल साउथ, और सर 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहाँ की सरकारों का विशेष सलाहकार हूँ। सब यही कहते हैं कि अगर डेवलपमेंट का प्रश्न है तो इंडिया इज आवर चॉइस, हमारा रोल मॉडल भारत है। और फिर मैं यही जवाब देता हूं तीनों को, यही है राइट चॉइस बेबी, भारत कभी आपके साथ धोखा नहीं करेगा। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की, रूस की। सर, पोस्ट सोवियत स्पेस के 4 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं, आर्मीनिया, जॉर्जिया, पोलैंड, लिथुआनिया। यूक्रेन में कई बार गया हूं। सर, जब प्राइम मिनिस्टर ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बताया था कि ये जंग का दौर नहीं है, ये मैसेज सिर्फ पुतिन साहब के लिए नहीं था, ये मैसेज आपके चाचा जी के लिए भी था, जो अटलांटिक की उस तरफ बुजुर्गवार 90 साल के जो बैठे हुए हैं, जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स, और सारे पश्चिमी देशों के लिए ये एक संदेश था, आप हथियार देने बंद कर दीजिए यूक्रेन को, जंग अपने आप समाप्त हो जाएगी। जो उसके बाद जो डिस्कशंस होंगी, पीएम साहब ने ये भी कहा, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो ये मत कहिए कि सिर्फ उन्होंने पुतिन साहब को कहा था, ये पूरी दुनिया को संदेश दिया था। दूसरी चीज़ सर, जब वो रशिया गए तो उन्होंने जफ्फी डाली और बहुत से लोगों ने कहा बड़ा कंट्रोवर्शियल विजिट है, पर जब यूक्रेन गए तो फिर वो कंट्रोवर्शियल नहीं था। सर, ये दुगलापन हम लोगों को, वेस्टर्न मीडिया, हम जानते हैं ये लोग क्या चाहते हैं। और आज सर मैं इतना ही कहूँगा सर, 116 साल पहले श्री अरबिंदो ने कहा था, भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत पूरी दुनिया के लिए जीता है, अपनी रोशनी पूरी दुनिया पर डालता है, शांति पूरी दुनिया में लाना चाहता है। उस समय से ही हम विश्व मित्र, विश्व बंधु, एक तरह से विश्व गुरु रहे हैं। तो आज की जो सिचुएशन है, जो पीएम साहब की इतनी इज्जत है पूरी दुनिया में, मुझे इजिप्ट में जाता हूं कि इंडिया इंडिया मोदी नाम लेते हैं उसका, पॉपुलैरिटी इस व्यक्ति की इज अमेजिंग। यहां तक कि एक देश में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कैन यू गिव अस योर प्राइम मिनिस्टर, आप प्रधानमंत्री हमको 3 साल के लिए वेट लीज पे दे सकते हैं कि आके हमारे देश का भी विकास करें। मैंने कहा नहीं, अभी हमें आवश्यकता है। बट एज एन इंडियन डिप्लोमेट, एज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, मैं आपको बता देता हूं, वी आर ऑन द राइट ट्रैक सर, हमारे कदम बड़े फर्म हैं, लड़खड़ा नहीं रहे। लेकिन पुतिन ने जो कहा उसके मायने क्या है, मैं फिर पूछता हूं, क्योंकि उन्होंने 3 देशों की बात कही। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाहिर सी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा, उन्होंने चीन की भी बात की, ब्राजील की भी बात की, उन्होंने भारत की बात की। अब चीन के ऊपर तो यूक्रेन कैसे चीन खुद विस्तारवादी नीति में रहे, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जीरो इन करके बात भारत पर आती है? 100% सर, चीन तो रूस का बहुत दोस्त है, और आपको ये पता है कि वो जो कमेडियन प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, जब से जंग शुरू हुई, वो चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, ची पिंग, जो भी उनके कहते रहे, आइए आइए आइए, कम से कम मुझसे बात करिए, उन्होंने बात तक नहीं की। तो वो चीन पे भरोसा नहीं करते, बल्कि स्विट्जरलैंड में जो समिट हुआ था ना सर, पीस समिट, जो बिल्कुल बेकार का समिट हुआ था, उसके बारे में यही कमेडियन प्रेसिडेंट ने कहा था, देखो जी लोग नहीं आ रहे क्योंकि चाइना उनको रोक रहा है। तो चीन पे वो भरोसा नहीं करते हैं। दूसरी रही ब्राजील की, ब्राजील हैज इंटरनल इश्यूज। अभी ब्रिक्स का समिट होने वाला है अगले महीने काजान में, आप देखेंगे कितने नए देश उसके अंदर आ रहे हैं, और सब यही कह रहे हैं कि भारत प्लीज सपोर्ट अस। मलेशिया के प्रधानमंत्री आए थे, प्लीज सपोर्ट अस, हम उसमें आना चाहते हैं। सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। सो ब्राजील की इंटरनल इश्यूज हैं, चाइना पे किसी को भरोसा नहीं है, दैट लीव्स इंडिया। और अगर आज कोई मध्यस्थता कर सकता है सर, वो भारत है। भारत के नेता आज नरेंद्र भाई मोदी है, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रोबेबली द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। अगेन क्षमा करेंगे मुझे जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, बट आई बिलीव ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट भारत में आया है जब से मैंने अपना होश संभाला। क्या आप ये कूटनीतिक लिहाज से भी कह रहे हैं? क्योंकि जो अभी डॉक्टर उदित राज ने कहा, उन्होंने कहा अगर भारत की जो वैश्विक नीति है, जो कूटनीति है, उसकी नींव तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी, और उसी का फायदा नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। ये डॉक्टर उदित राज का ये कॉन्टिन्यूटी होती है। और इतना मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमेशा वी हैव हैड अ कंसेंसस, पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, अक्रॉस पार्टी लाइंस कंसेंसस है। सर, करोड़ों लोग आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं, जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, एग्जैक्टली 80 साल पहले
एक कोलंबिया के प्रोफेसर, उनका नाम था फॉक्स, शायद विलियम फॉक्स, उन्होंने किताब लिखी थी, अभी भी शायद मिलती होगी, सुपर पावर। तो उन्होंने कहा था कि 3 सुपर पावर हैं, एक था यूनाइटेड स्टेट, दूसरा सोवियत संघ जो गायब हो गया, और तीसरा ब्रिटेन जो आजकल वेरी लिटिल ब्रिटेन रह गया। और फिर उन्होंने कहा ये चीजें होती हैं सुपर पावर में, एक पॉपुलेशन होता है, साइज होता है, रिसोर्सेज, मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, बहुत सारी चीजें उन्होंने रिकाउंट की थी। ये चीजें हो तो एक देश सुपर पावर बन सकता है। बस इतना ही कहूंगा सर, आज हमारे पास वी हैव ऑल ऑफ दैट, वो सब कुछ है एंड मोर। अगर आज जैसे मेरे मित्र कहते हैं कोई सुपर पावर है हु आर एक्सेप्टेबल, तो एक है सर, दैट इज भारत। ओके, और अगर भारत को आप सुपर पावर के रूप में देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट जो प्रधानमंत्री हैं 10 साल से, उनको इस बात का श्रेय कितना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, एक बहस का विषय हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, डिबेट चल रही है। लेकिन मैं आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया में लगातार रिपोर्ट हो रही हैं, भारत की तरफ से रिपोर्ट नहीं हो रही, कुछ चीजें हैं जो पुतिन कह रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो जेलेंस्की कह रहे हैं। और ऐसे में क्या, जो एम्बेसडर दीपक वोरा ने कहा कि अगर वैश्विक नीति में कंटिन्यूटी रहती है तो क्या विपक्ष को इस कंटिन्यूटी की लहर में क्या शामिल नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब तक ऐसा लगता नहीं कि विपक्ष को, मैंने पहले भी कहा, विपक्ष को ऐसा लगता नहीं कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या भारत की तारीफ हो रही है तो विपक्ष इसको बहुत सहज भाव से ले रहा है। मैं आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देखें, और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं युद्ध में शांति की आस क्या रंग ला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास। 2.5 साल से जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, उसमें पहली बार जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वो युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार है, और उसमें उन्होंने 3 विकल्प दिए, और खास करके उन्होंने भारत का जिक्र किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, चीन और ब्राजील का भी नाम लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार ये कह रहे थे कि ये युद्ध का काल नहीं, शांति का काल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार कह रहे थे कि हमको बातचीत से, डिप्लोमेसी से इस मामले को, इस युद्ध को खत्म करना होगा, क्या प्रधानमंत्री की ये जो कोशिशें थी क्या ये रंग ला रही हैं? और अगर रंग ला रही हैं तो फिर इसको कैसे देखा जाना चाहिए, आगे भविष्य क्या है? और एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के मामले में जिस तरह की भूमिका विपक्ष की, भारत के विपक्ष की है, क्या वो वैश्विक नीति के मोर्चे पर क्या वो भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए? इन सब पे चर्चा करें। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा हैं मेरे साथ। तीनों मेहमानों का एक बार फिर स्वागत। डॉक्टर उदित राज, मैं एक बार फिर आता हूँ इस बात पर। मुझे अच्छी तरह से याद है जिस वक्त जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था, एक भारत की महिला पत्रकार से बात करते हुए, तब नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता थे और वो गुजरात के वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन तब उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा कि हमारे जो आंतरिक मसले हैं वो कुछ भी हो सकता है, हमारा आंतरिक विरोध कुछ भी हो सकता है, लेकिन 125 करोड़ देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना, उन्होंने पूरा विरोध किया था। लेकिन आज अगर वैश्विक जो है मोर्चे पर भारत के प्रधानमंत्री की सराहना होती है तो कांग्रेस इसको स्वीकार क्यों नहीं कर पाती है? कांग्रेस बिल्कुल स्वीकार करती है। जब हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है तो देश को सम्मान मिलता है, ना बीजेपी को मिलता है, ना सरकार को मिलता है, बल्कि देश को मिलता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने यही परंपरा शुरू करी कि जिस देश में जाकर के पहले के प्रधानमंत्रियों की आलोचना करना कि कोई यहाँ आया नहीं, 40 साल बाद, 30 साल बाद हम पहुँचे,
तो विदेश की धरती पर आलोचना किसने शुरू किया? नहीं, लेकिन ये प्रधानमंत्री आलोचना जी- कैसे हुई? देखिए, अगर 40 नहीं, वो तो नहीं, फैक्ट नहीं, है ना, नहीं, उन्होंने नहीं, ये नहीं कहा कि नहीं, कोई प्रधानमंत्री आया नहीं। नहीं, उसका मतलब हाँ, यही था, हाँ। उसका यही मतलब उसका मतलब सर आप निकाल देखिए, रहे हैं। अरे उसका मतलब यही है। क्यों, क्या जरूरत है इस बात को कहने का? एक दूसरी बात है कि अगर बहुत ज्यादा शांति दूत हैं प्रधानमंत्री जी, तो सबसे पहले मणिपुर में शांति ले आए, फिर उसके बाद में बांग्लादेश जो छोटा सा देश है जिसको नियंत्रण किया जा सकता है, वहाँ ले आए। तब तो भाई चैरिटी बिगन्स एट होम। और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ मिस्टर दीपक जी का, कि उन्होंने कहा कि विकास अमीरों का हुआ इस देश में, और इस देश में इस सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में, भारत में सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी सर है, विषय गरीबी। फिर विषयांतर हो जाएगा। मैं कह नहीं, रहा हूं जब विकास बेरोजगारी की पर बात कही तो नहीं, बेरोजगारी पर भी सुधांशु जी के पास आंकड़े हैं। मैं जब कह रहा हूं विकास की बात कही तो मैं कहूंगा, या तो अगर डोमेस्टिक फ्रंट पर वो आए हैं, उन्होंने वैश्विक नहीं, मोर्चे के विकास की संदर्भ बात में कर कही रहा कि हूं, भारत विकास- की दुनिया को किसी ने कहा कि बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, हम तो कहूंगा वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, कि आज एक आदमी इस बात के लिए मार दिया जाता है कि बीफ लेके जा रहा है। ये भारत है? आज वो नफरत का भारत है? ये नेहरू और इंदिरा गांधी का भारत नहीं है, मनमोहन सिंह जी का भारत नहीं है। अभी हाल में चरखी दादरी में हुआ कि केवल शक के वजह से कि बीफ लेके जा रहा हो, उसका मर्डर हो गया। ये ऐसा देश है? ये कौन सी महानता है भाई? इसी प्राइम मिनिस्टर के दौर में सारी चीजें हो रही, पहले कभी नहीं हुआ करता था। तो आप इस बात को स्वीकार, मतलब मैं फिर कह रहा हूं, मैंने विषयांतर में गए, पर मैं विषयांतर है, नहीं, मैं आऊंगा, मैं इनकी पिच पे जाके जवाब देता हूं। नहीं, आप क्यों देंगे जवाब? हाँ महोदय, जानते देश क्या था? 26/11 के हमले के बाद ये बैरक ओबामा ने 2010 की अपनी विजिट में मनमोहन सिंह की बात के आधार पर अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी मुंबई अटैक के बाद, मगर इसलिए कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई नहीं की, तो उन्हें लगा कि इसके उपजे वातावरण से बीजेपी को फायदा होगा। ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है, और राहुल के बारे में क्या क्या लिखा है जाके चेक कर लीजिएगा, मुकदमा करे जाके कांग्रेस पार्टी बैरक ओबामा पे। ये दर्शाता है इस देश की क्या स्थिति और क्या अहमियत और क्या हैसियत थी। आज परिस्थिति में इतना बड़ा बदलाव आया है। एक इंग्लिश में और एक लाइटर नोट पे कह दूं, एक दौर था, आपने कहा 71 में हमारी ट्रीटी थी रशिया के साथ, तो हम क्या कहते थे? बिग ब्रदर सेव अस। आज रशिया क्या कह रहा है? डियर ब्रदर मीडिएट विद अस। और अगर हम साधारण भाषा में कहें, तब हम रूस से कहते थे दद्दा आके बचाओ, आज वो कह रहा भैया आके समझौता करवाओ। इसके बाद किसी को ना समझ में आए तो मुझे लगता है उनकी मैं फिर कह रहा हूं, सुनिए सर एक मेरी एक बात, ये बड़ा पॉइंटेड बात देखिए सर, आप क्या कह रहे हैं? उस समय मिसेज इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जब थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। आप उस समय के भारत को कमजोर कह रहे हैं कि आज का भारत कमजोर है? सर आज डॉक्टर उदित राज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों नहीं छुड़वाए पाकिस्तान से? हमने 93,000 दे दिए, 54 नहीं छुड़वाए। मोदी जी से मुंह पे चीन शब्द ले आ दीजिए, मैं मान लूंगा। जब से हमला हुआ लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच जो झगड़ा, आप लद्दाख की कह रहे हैं, डॉक्टर मिस्टर दीपक वोरा जो है वो लद्दाख के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है। अभी शब्द चीन का शब्द नहीं है। यही प्रधानमंत्री कहते 18-19 बार शी जिनपिंग से मिले कि मेरे मित्र, और झूला झूलते थे $500 बिलियन भारत में इन्वेस्टमेंट होगा चाइना का। वो तो हो गया ना, चीन ने नेहरू जी को धोखा दिया, चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धोखा दिया। वो तो ठीक है ना, चीन से सब कंपनियां भाग रही हैं, सुनिए ना, भारत आएंगी, वो सब वियतनाम चली गई, एक आध दो आ गई यहाँ पर। उदित राज जी, चीन ज्यादातर वियतनाम निकल गई, आपके पास नहीं है, 10 गुना 20 गुना चली गई। चीन की एक फितरत है, हर देश, हर 71 में मिसेज इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिया। आज तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हुआ है? इतनी आज
इतना गुर्दे वाला, इतना हिम्मत वाला कोई हो सकता है? एक छोटा सा बांग्लादेश, आज हिंदू मारे जा रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप ये स्वीकार कर रहे हैं हिंदू मारे जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कांग्रेस के नेता तो ये भी स्वीकार नहीं करते कि वहां हिंदू मारे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि वहां पे तो कुछ हो नहीं रहा। ये अच्छी बात है, कम से कम आपने स्वीकार किया। अभी बता रहा हूं सर, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो मैं बताता हूं, राहुल गांधी का ट्वीट जाके देखिए बांग्लादेश पे, आई एक्सटेंड माई गुड विशेस टू मोहम्मद यूनुस और रेस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल कंडीशन। क्या मोदी जी आलोचना कर दी है? क्या बात सुनिए सर, आलोचना मोदी जी ने क्या, यही जेस्टर मोदी ने भी किया है, मोदी जी ने भी किया। सर बीच में मत बोलिए, अपने अपने टर्न पे बोले, हम लोग वरिष्ठ व्यक्ति हैं। और हमास पे उनका ट्वीट देखिए, ह्यूमैनिटी की किलिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिलिस्तीन पे प्रस्ताव पारित किया। मैं चुनौती से कहता हूं किसी विदेशी समस्या के ऊपर प्रस्ताव पारित किया। बताइए, रशिया यूक्रेन पे प्रस्ताव है, चाइना ताइवान पे प्रस्ताव है, कुवैत और इसके ऊपर इराक पे प्रस्ताव है, किसी पे प्रस्ताव नहीं है। और सोनिया गांधी ने आर्टिकल्स लिखे किस पे? फिलिस्तीन के ऊपर। हमास के समर्थन में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर विधानसभा में इनके प्रत्याशी ने नारे लगाए हमास के समर्थन में। केरल में वीडियो अवेलेबल है जिन पे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि अंदर की राजनीति के तराजू के ऊपर तौल कर किया जाता है। और 71 पे मैं फूड फॉर थॉट देना चाहता हूं। 71 में भारत के अगेंस्ट 7th फ्लीट अमेरिका ने भेज दिया था, ठीक, और सोवियत रूस ने अनेकों बार वीटो किया था। पर यह बताइए, जिसने 7th फ्लीट हम पे अटैक करने के लिए भेजा था, उसने मात्र 2-3 दिन के अंदर बांग्लादेश को पूरे अमेरिकन ब्लॉक ने मान्यता प्रदान कर दी। एक सीन। दूसरा, भारत ने पीओके तो छोड़िए, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर बांग्लादेश में यानी तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान में छोड़े। वेस्ट पाकिस्तान में हमारे 54 थे, वो नहीं छोड़े। जरा जाके मैं दर्शकों से कहूंगा, चेक करिए इस समझौते के पीछे कौन था, तो कौन सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, वरना जो सीधे हम पे अटैक करने जा रहा था अचानक उसने मान्यता दे दी। कौन सा समझौता किन देशों के बीच में हुआ, और हम अपना पीओके के 1 इंच तो छोड़िए, वो 54 लोग भी छोड़ दिए जो पाकिस्तान के अंदर थे। थोड़ा समझ में आ जाएगा, ये कहानी दिखाने की कुछ और है और समझने की कुछ और है। मैंने सिर्फ एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं डॉक्टर उदित राज, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। फिर मैं चाहूंगा कि हम लोग पिच पर रहें, पिच से इधर उधर हम चले जा रहे हैं। मैं पिच पर रह के मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं डॉक्टर उदित राज आपके पास। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं और 2 टूक में चर्चा कर रहे हैं युद्ध में शांति की आस और क्या रंग ला रहे हैं मोदी के प्रयास। क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात को स्वीकारा है कि वो युद्ध के बाद, 2.5 साल के युद्ध के बाद शांति की वार्ता के लिए टेबल पर आने के लिए तैयार है। उसमें वो भारत की एक बड़ी भूमिका देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका देखते हैं। उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं डॉक्टर उदित राज, एक विषय पर फिर आता हूँ मैं, जैसे मैंने जिसका शुरू में जिक्र किया। आपने कहा कि भारत का सम्मान होता है, तो हम लोग इसमें स्वीकार करते हैं और हम लोग भी, ये लगता है भारत का सम्मान है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे याद नहीं, और अगर हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आपने कहा भारत के प्रधानमंत्री को इतने वैश्विक सम्मान मिले, क्या कांग्रेस के किसी नेता ने अगर एक बार भी उनको ट्वीट करके बधाई दी हो? दूसरा, जिस तरह से अमेरिकी मीडिया ने इस बात को स्वीकारा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से परमाणु हमला जो है, जो रूस करने की प्लान कर रहा था, उसको टाला गया। क्या इन सब चीजों पर आपको नहीं लगता कि कम से कम कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए भारत सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना चाहिए? लेकिन एक ट्वीट नहीं है, मजाक जरूर है, ट्रोलिंग जरूर है प्रधानमंत्री की। आप एक बात बताइए, अगर वैश्विक मीडिया और अमेरिकन मीडिया का अगर आप उनसे स्टैंडर्ड मेजर करते हैं कि उन्होंने
तारीफ करी तो डिवाइड सर तारीफ नहीं, ये फैक्ट, एक फैक्ट उन्होंने रिपोर्ट करा। सुन तो ये तारीफ नहीं किया उन्होंने, एक फैक्ट रिपोर्ट किया। आप सुन लीजिए, जब कोविड में उन्होंने एस्टिमेट किया कि लगभग 4 मिलियन 40 से 50 लाख लोग कोविड में मरे, और न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा और टाइम्स मैगजीन ने मिस्टर डिवाइड इन चीफ लिखा, तब तो आप वेस्टर्न मीडिया को गाली देते हैं। तो सर नहीं, आप सुन मैं लीजिए। ये तो आपसे पूछ रहा हूं सर, तब आपने जितनी घटनाएं कही डॉक्टर उदित राज, आपने जितनी घटनाएं कही, कांग्रेस ने उसको स्वीकार नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने उसको बढ़ाया। मैं वही कह रहा हूं, आप लोग वेस्टर्न मीडिया को इतना बढ़ाते हैं, तो ये जब तारीफ होती है तब क्यों नहीं आप लोग बढ़ाते? चाहे देखिए टाइम्स मैगजीन हो, वाशिंगटन टाइम्स हो, या न्यूयॉर्क टाइम्स में हो, या ग्लोबल मैगजीन्स है, ज़्यादातर जब नेगेटिव बातें मोदी जी की आती कहते हैं तो विरोधी हमारे, इनका एजेंडा हमारे, और 2 लाइन फेवर में आ जाता है तो सर मैं फेवर में नहीं है सर, वो फैक्ट एक उन्होंने फैक्चुअल रिपोर्ट किया, उन्होंने ये नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेता, उन्होंने फैक्ट को रिपोर्ट किया। और दूसरी बात, तब आप कहते हैं कि देखो वेस्टर्न मीडिया बड़ा स्वागत हमारी छोड़ दीजिए ना सर, हम लोग क्या कहते हैं, ना डॉक्टर उदित राज हमारी स्वीकार करो, नहीं डॉक्टर उदित राज हमारी छोड़ दीजिए ना, कांग्रेस नहीं डॉक्टर उदित राज सवाल कांग्रेस को स्वीकार, नहीं सर, अच्छा चलिए मैं आपकी बात पे आता हूँ, मैं आपकी की बात पे आता हूँ। दोनों आपने कहा सर, आपने कहा अरे सर आपने कहा ना दोनों स्वीकार करना, एक मिनट डॉक्टर सुधर, आपने कहा दोनों बात स्वीकार, यही बात तो मेरी, यही तो शिकायत मुझे कांग्रेस से है कि कांग्रेस जब वो न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के खिलाफ रिपोर्ट करता है तो पूरे कांग्रेस उसको ट्वीट करता है, लेकिन जहां पर एक बार तारीफ होती है आप लोग चुप हो जाते हो और आप लोग उल्टा विरोध करते हो, मजाक बनाते हो। और प्रधानमंत्री जी को जब भी पुरस्कार मिला हमने उसको अप्रिशिएट किया। सर आपने किया, मुझे कांग्रेस का एक ऑफिशियल ट्वीट दिखाइए, कांग्रेस पार्टी सर मुझे कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिशियल ट्वीट दिखाइए। आप गलत बात कह रहे हैं सर, मैं आपको फैक्चुअली कह रहा हूं। अरे भाई बोलिए सुधांशु जी। देखिए इन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम मैगजीन ने कोविड के दौरान कहा, तो अब मैं दर्शकों से, जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, उनसे पूछता हूं, कोविड के काल में इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी, डोमेस्टिक फ्लाइट बंद थी, ट्रेन्स बंद थी, रोड्स बंद थी, ये टाइम मैगजीन के कितने करेस्पॉन्डेंट है भारत में? उसके बाद कहां से गए? उसके बाद एक मिनट सर प्लीज, अपने रिटर्न पे बोलिए, कितने उनके, किस जगह उन्होंने दौरा किया, कितने उनके पास हैं, तो उन्होंने कहां से 40-50 लाख की फिगर बता दी भाई। और मैं दूसरा सर प्लीज अब देखिए अशोक जी उसको भी, मैं तो कह रहा हूं कि मैं एक मिनट और मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूं। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लोग मारे गए पंजाब और दिल्ली में, इस सबसे ज्यादा पूरे भारत में महाराष्ट्र में, उसके बाद केरल में, सब जगह विपक्षी सरकारें दिखाइए सर्टिफिकेट जहां लिखा हो डेथ ऑफ कॉज कोविड, हवा में आके कुछ भी बोल देना। एक ऐसा व्यक्ति, 2 लोग दिल्ली में बैठे, कहीं गए नहीं, कोई डेथ सर्टिफिकेट बताइए, आपकी सरकारें थी। और हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, वो हॉस्पिटल देता है ये आदेश, वो दिखाता है मेरा है प्रोपेगेंडा। मगर एक बात मैं कह दूं, फॉरगेट अबाउट कि क्या छपा, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब किसी देश ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप किया जा रहा है, और व्हाइट हाउस ने उसका खंडन किया। अब मैं चुनौती कहता हूं, 52 से आज तक कोई चुनाव बता दिए किसी गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया हो, अखबार छपना अलग, और भारत के इतिहास का कोई एक चुनाव बता दीजिए सर जहां किसी भारत के नेता ने विदेश के अखबार में आर्टिकल लिखा। शशि थरूर बांग्लादेश में काहे लिखे मोदी हैज टू गो, बताएं क्यों लिखे? इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां हुई है? हाईएस्ट रिकॉर्ड जानते क्या है? धुबरी, असम की लोकसभा सीट, कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी के 3 गुने अंतर से। और असम में जाइए तो आम जनमानस की भाषा में दुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, इसलिए बांग्लादेश में लिखे थे, और वो साफ दिखाई पड़ता है। ये दर्शक अपने आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, तब उनको समझ में। चलिए मैं सर आपसे, दीपक जी मैं आपसे एक चीज पे, मैं एक मिनट सर, मैं दीपक जी से एक, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ दीपक जी पिच पर खेल रहे हैं, बाकी लोग तो कई बार पिच से इधर उधर चले जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने वो जिस पिच पे जाते हैं उसी पिच पे जाकर बैटिंग करते हैं, इसलिए के बाद ले जाते तो मुझे जाना पड़ा। उन्होंने जो दीपक जी ने कहा, वो उन्होंने कहा कि मुझे जो रिएक्शन मिलते हैं विश्व से, उस संदर्भ में उन्होंने कहा। लेकिन ठीक है, मैं दीपक जी सवाल फिर वही है कि जो विदेश नीति है, क्या ये इस वैश्विक विदेश नीति में वैश्विक मोर्चे पर क्या भारत सरकार की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर विपक्ष जो है कम से कम उसकी तारीफ कर सकता है, उसको लेकर उसको कह सकता है कि, क्योंकि विदेश नीति तो कंटिन्यूटी का सवाल होता है ना, लेकिन ये ऐसा लग रहा है इस बार कंटिन्यूटी है नहीं।
सर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विदेश नीति का क्या होता है कि आपके संबंध दूसरे देशों के साथ अच्छे रहें और आपके अपने विकास में किसी प्रकार की बाधा ना आए। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करोगे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा जो आपकी डेवलपमेंट होती है उसमें रुकावट लाता है। अब जो हम देख रहे हैं सर, लेटेस्ट फिगर्स अगर आप देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की 2024, उसके आसार पर अभी तक जो फिगर्स आए, लगता है कि 2024 में FDI भारत में जो आएगा वो 50% ज़्यादा होगा कंपेयर टू 2023, क्योंकि लोग हम पे भरोसा करते हैं। अभी सर आपने जिक्र किया था कि जो चाइना से कंपनीज निकल के जा रही हैं वो वियतनाम जा रही हैं। सर एक इकोनॉमी का भी वही हाल होता है जो इंसान का होता है। सर मुझे मालूम नहीं, आप 3 या 4 रोटियां खाते हैं शाम को, मैं आपको 200 रोटियां खिला दूं तो आप बीमार हो जाएंगे सर। एक इकोनॉमी, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं सर, इट हैज़ टू हैव अ कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब दैट इन्वेस्टमेंट, और आज केवल भारत है जिसके पास ये कैपेसिटी है। चीन को छोड़ के लोग जा रहे हैं, तो ये कहना कि नेपाल में इतने आगे, यहाँ इतने आगे, सर वो कंपैरिजन नहीं होता है बिल्कुल। सो फाइनली सर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी आज है, हमारा दुश्मन 2-3 को छोड़ दीजिएगा जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एवरीबॉडी आज इज्जत करते हैं। इतना इसका सबूत यह है कि सब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं सर, 80 साल हो जाएंगे, ये जो बुढ़िया बैठी है न्यूयॉर्क में जिसको आप लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, अगले साल 80 साल की हो जाएगी। जब हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का प्रस्ताव रखा, 177 आउट ऑफ 193 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया। हमें वोट करने की जरूरत नहीं थी, और ये यूएन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा को स्पॉन्सरशिप। तो ये भारत की छवि है सर, इंडिया इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। तो भारत तो बढ़ रहा है सर, समय इतना है सर, मेरे पास समय इतना है, बिल्कुल मुझे एकदम मुझे बिल्कुल सर मेरे पास समय इतना है, मैं माफी चाहूंगा सर। एक सेंटेंस आप हमसे लीजिए। इसलिए देखिए एक टाइम था, भले विपक्ष, 30 सेकंड बिल्कुल वाइंड अप करना जल्दी से। सत्ता पक्ष विपक्ष में कितना भी कड़ुआहट होती थी तो ईडी सीबीआई रेड या इस तरह से नहीं, विपक्ष के एमपी का पहले काम होता था, सत्ता पक्ष का काम। वाजपेयी जी को कांग्रेस की सरकार ने फॉरेन भेजा उनको वहां पर। ये उस समय कैसा सौहार्द होता था। और ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और मुझे मैं आजकल कोई भी डिबेट होती है तो कांग्रेस की तरफ से बिना अडानी अंबानी और बिना सीडी ईडी आए कोई डिबेट कंप्लीट नहीं होती। आज वैश्विक मोर्चे की, लेकिन हाँ जल्दी से जवाब दे दीजिए। इसका जवाब दे दूं या वैश्विक मोर्चे का? इसका तो जवाब देता हूं। आप बता रहे हैं सर, वाजपेयी जी को इसका दे रहे हैं सर, 30 सर दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई में हमारे 2014 के बाद नेता ने, बताना चाहता हूं आज राहुल जी और सोनिया जी जिस मुद्दे को मुचलके में, वो अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट से शुरू हुआ, नेशनल हेराल्ड केस, हम नहीं थे। 2000 सुनिए, कणिमोझी और ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए सर, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। ये मधु कोड़ा 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में हुआ। सुनिए, राजीव गांधी पे आरोप 87 में लगा, FIR 90 में हुई। क्या बोल रहे हैं सर? ठीक है, लंबी फेरिस्त हो सकती है और ये लंबी डिबेट चल सकती है, लेकिन मेरे पास समय इतना ही। कुल मिलाकर देखिए, ये बात मुझे लगता है स्वीकार करनी चाहिए जो पुतिन ने कहा। उसके बाद ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया इस वक्त उम्मीद से देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हस्तक्षेप करके युद्ध को लेकर के जो है शांति की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है इसको हमको घरेलू मोर्चे पर भी स्वीकार करना चाहिए और इसको लेकर हमको गर्व भी करना चाहिए अगर भारत की भूमिका को इस तरह से देखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का। फिलहाल आज 2 टूक में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।